नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। खतरनाक कोरोना से ये जंग जारी है, लेकिन इस जंग में हमारी भी तो जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी ये कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, यानी कोरोना नियमों का पालन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, बार बार हाथ साफ करें और सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम मास्क लगाकर जरूर रखें। न्यूज 18 ने तो इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। ये मास्क हम तब तक ना उतारें जब तक ये तय ना कर लें कि हम लोगों से बिल्कुल अलग हैं, सुरक्षित हैं, जैसे इस वक्त हम स्टूडियो में मौजूद हैं। क्योंकि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में इस वक्त ये मास्क ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और एक बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है, जम्मू कश्मीर पर आ रही है ये बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ अगले हफ्ते होने वाली बैठक से पहले ही प्रधानमंत्री आवास पर एक अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हैं। और खबर है कि इस बैठक में पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है और उन्हें राज्य के हालात की पूरी विस्तार से जानकारी दी। 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ एक बड़ी और अहम बैठक करने वाले हैं। और इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती समेत जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं को बाकायदा न्योता भी भेजा गया है। और इस वक्त इस मुद्दे पर हमसे ताजा अपडेट के लिए सीधे जुड़ रहे हैं रिफत अब्दुल्ला श्रीनगर से और नीरज दिल्ली में मौजूद हैं। नीरज, प्रधानमंत्री आवास पर चल रही इस बैठक से जुड़ी क्या ताजा अपडेट? देखिए प्रशांत, बैठक शुरू हो गई और बैठक शुरू होने का संकेत यह है कि आप देख सकते हैं इधर एक काफिला है, कई गाड़ियां लगी हुई हैं और ये रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के काफिले की गाड़ियां हैं और दोनों नेता, दोनों मंत्री अंदर मौजूद है प्रधानमंत्री के साथ। और ये माना जा रहा है कि क्योंकि 24 तारीख को ऑल पार्टी मीट होनी है जिसमें जम्मू कश्मीर से जुड़े 14 नेताओं को बुलाया गया है और इस बात की उम्मीद है और इसी बात की संभावना है कि अंदर जो बैठक चल रही है उसमें जम्मू कश्मीर के मसले पर चर्चा हो रही है। और इससे पहले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से खुद रक्षा मंत्री ने मुलाकात की है, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई है। तो इस बैठक में दोनों केंद्र शासित प्रदेशों पे चर्चा होगी, लेकिन मुख्य फोकस जो है वो जम्मू कश्मीर का रहेगा। और बैठक शुरू हो गई आपसे थोड़ी देर पहले, करीब आधे पौन घंटे से ये बैठक चल रही है। देखना होगा कि क्या कुछ आधिकारिक बयान भी आता है प्रधानमंत्री कार्यालय या गृह मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय की तरफ से। लेकिन बैठक का मुख्य मुद्दा है वो जम्मू कश्मीर के मसले पर ही चर्चा हो रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र बिंदु में है और इसीलिए 24 तारीख को बैठक भी बुलाई गई है जिसमें पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पार्टी, जम्मू कश्मीर के 4 पूर्व उप मुख्यमंत्री, इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भी इस बैठक में होंगे और उन्हें बाकायदा न्योता भी दे दिया गया। लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर एक बैठक भी चल रही है जिसमें माना यह जा रहा है कि उस बैठक से पहले की मुद्दों को लेकर डिस्कशन भी होगा। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की इस बैठक पर जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने भी ट्वीट किया है। केंद्रीय गृह सचिव की ओर से जम्मू कश्मीर की सभी पार्टियों के साथ 24 जून को दिल्ली में होने वाली माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के लिए न्योता मिला है। जम्मू कश्मीर की जनता को नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने हक दिए, यहाँ रेफ्यूजीज हों, गुजर बकरवाल हों, पहाड़ी समुदाय के लोग हों, महिलाएं हों, कश्मीरी पंडित हों या जम्मू कश्मीर के राष्ट्रवादी हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय के लोग हों, समाज के हर वर्ग की चिंता मोदी सरकार ने की है। हम हमेशा से ही माननीय प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं, धन्यवादी हैं, जो उन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता के लिए हमेशा दिल खोल कर काम किया। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की तरफ से एक बहुत ही पॉजिटिव ये कदम रखा गया है, तो उसको देखते हुए जो भी किसी पार्टी की अपनी बात होगी, अपनी विचारधारा होगी, उसी संदर्भ में वो बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के आने वाले समय के लिए एक दिशा तय होगी। इसीलिए लगता है कि 24 तारीख को ये जो मीटिंग बुलाई गई और ये भी उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द इलेक्शन भी हो सकते हैं। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, श्रीनगर में मौजूद हैं। रिफत, 24 जून को जो बैठक होने वाली है उससे पहले जम्मू कश्मीर में क्या ताजा हलचल?
देखिए, हलचल तो कल से ही शुरू हुई जब पता चला कि यहाँ पे मीटिंग होने वाली है। प्राइम मिनिस्टर मीटिंग लेंगे ऑल पार्टीज की और जम्मू कश्मीर के दिग्गज लीडरों को बुलाया जाएगा जो मेन स्ट्रीम के रहे हैं। उसमें फॉर्मर 4 जिस तरीके से आपने कहा चीफ मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद हों, महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला हो या फारूक अब्दुल्ला हो, और उसके अलावा भी कुछ लीडर्स और बीजेपी के भी लीडर्स को बुलाया जाएगा, कांग्रेस के और कुछ लीडर्स को बुलाया जा सकता है। फिलहाल 14 लीडर्स की जो बात की जा रही है, क्या वो मीटिंग अटेंड करेंगे, कौन कौन मीटिंग अटेंड करेगा, अभी ये डिसाइड नहीं हो पाया है। हालांकि आज पीडीपी की मीटिंग थी, हालांकि खबरें गश्त कर रही हैं कि महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि वो मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन अभी इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। और साथ ही ऐसा भी लगता है कि शायद जो गुपकार डिक्लेरेशन, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन है, शायद वो एक कॉल ले सकती है। जो ये पार्टियां अपनी अपनी मीटिंग्स करेंगी, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी मीटिंग हो रही है, तो उसके बाद शायद पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन को ही ये अपना नुमाइंदा बना सकते हैं और शायद फारूक अब्दुल्ला या कोई और लीडर जो है उसको, क्योंकि पहले ही प्रेसिडेंट जो है, या ये कहा जा सकता है कि चेयरपर्सन जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है गुपकार डिक्लेरेशन का। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा या सारे लीडर्स जाएंगे, अभी कोई चीज डिसाइड नहीं हुई। लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट है एक लंबे अरसे के बाद, जिस तरीके से नीरज भी बता रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग इस वक्त जो है डिफेंस मिनिस्टर या होम मिनिस्टर से हो रही है, हो सकता है कि इसी चीज पे बात हो रही हो। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पहले ही मीटिंग की है जो है खासतौर से दिल्ली में, तो अब देखना होगा कि किन चीजों पे बात होगी। क्या स्टेट हुड रेस्टोर करने की बात होगी, लेकिन वहां भी अब राजनीतिक दल जो है बैठक कर रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री की इस बैठक की खबर पर जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी के नेताओं का क्या कहना है, ये भी सुनिए। ये एक वेलकम स्टेप होना चाहिए। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के अवाम जो है वो अभी तक अपने आप को बेसहारा समझ रही थी, क्योंकि जब से यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी जब से है, लोकतंत्र जो है वो एक हिसाब से यहाँ नहीं है, और जम्मू कश्मीर के लोग इस चीज़ को बहुत सफ़र कर रहे हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टेप है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अब आगे आए। उनको अब लगा कि 370 को हटा दिया, ये कुछ करने के बाद अब वक्त इनको लग रहा है कि अब माहौल ठीक है आस्था, और अब हम लोगों को आगे की तरफ जाना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम तो इस चीज़ का स्वागत करते हैं। हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे इलेक्शंस की जो प्रक्रिया है उसको शुरू करें। 24 जून को प्रधानमंत्री आवास पर जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक होने वाली, लेकिन इस वक्त एक बेहद अहम बैठक चल रही है। नीरज, किन मुद्दों पर मंथन या चर्चा इस बैठक में? देखिए, रक्षा मंत्री ने तो लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, और जम्मू कश्मीर का मसला जो है वो रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय दोनों से जुड़ा हुआ है। तो दोनों मंत्री, इन दोनों मंत्रालयों के मंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि इसमें दोनों मंत्री रिपोर्ट देंगे कि क्या कुछ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हालात हैं। इस मसले पे चर्चा होगी। 14 को बैठक होने उससे पहले प्रधानमंत्री तमाम वो कवायद करना चाहते हैं जिससे कि 14 नेता जब अगर आते हैं बैठक में तो उनसे जब चर्चा होगी तो उनके जो कंसर्न है, उनकी जो मांग है उसको पूरा कर सकते हैं कि नहीं, इस बात पे भी विचार कर रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन बार बार ये कई विपक्षी पार्टियों की तरफ से, खासकर जम्मू कश्मीर की पार्टियों की तरफ से, खासकर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से और गुपकार अलायंस की तरफ से ये मांग की जाती है कि क्या धारा 370 को हटाया जाएगा? नहीं हटाएगी केंद्र सरकार, ये तो तय है, लेकिन राज्य का दर्जा दिया जाए जम्मू कश्मीर को, ये मांग की जाती रही है। और तमाम राजनीतिक दल, कांग्रेस पार्टी ये मांग ज़रूर रखेगी अगर बैठक में शामिल होती है कि राज्य का दर्जा दिया जाए जम्मू कश्मीर को। दूसरा ये कि चुनाव कराया जाए। परिसीमन की कवायद अभी पूरी नहीं हुई है, अगले मार्च तक डेट एक्सटेंड किया गया है परिसीमन आयोग का, तो उस परिसीमन की कवायद पूरी करके चुनाव कराया जाए। और इसके अलावा चुनाव के बाद जो विधानसभा में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पहुँचे वो तय करे कि जम्मू कश्मीर का भविष्य क्या हो। तो ये तमाम मांगे हैं। देखना होगा कि 24 तारीख को जो बैठक होगी उसमें कौन कौन सी पार्टियां और कौन कौन से नेता शामिल होते हैं। लेकिन ये बैठक भी जो इस वक्त चल रही है, प्रधानमंत्री ये भी एक बेहद अहम बैठक मानी जा सकती है। पैंथर्स पार्टी ने भी जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री की बैठक के लिए संपर्क नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई है, और बैठक के लिए न्योता न मिलने पर नाराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तो जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन भी किया है। ऑल पार्टी मीटिंग में कश्मीर को एक बार फिर से तरजीह दी जा रही है, और वहां के छोटे छोटे दल जो हैं उनके लीडर्स को भी जो है ऑल पार्टी मीटिंग में बुलाया जा रहा है, और जम्मू को इग्नोर किया जा रहा है। अगर आपने छोटे छोटे दलों के लीडर्स को भी वहां बुलाना था और नॉन रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को भी कश्मीर से बुलाया गया है, तो ये कौन सा क्राइटेरिया है जिसके तहत आपने बुलाया? और अगर आपने नॉन रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाना था तो जम्मू में भी तो है पार्टीज, उनको भी आपको बुलाना चाहिए था।
रिफत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। रिफत, कुछ लोग नाराजगी जता रहे हैं, किन किन लोगों को निमंत्रण है, क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, जिस तरीके से ये बता रहे थे, ये जो पैंथर्स पार्टी के लीडर हैं, उनका ये कहना है कि उनको नहीं बुलाया गया है। देखिए, ये तो आगे से उन्होंने सोचा होगा किसको बुलाना है, किसकी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है, कौन लोग ज्यादा नाराज हैं, उसी हिसाब से देखा गया होगा। लेकिन बीजेपी के लीडर्स भी इसमें शिरकत करेंगे, कांग्रेस के लीडर्स शिरकत करेंगे और साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी के जो लोग हैं, अब वो डिसाइड करेंगे कि क्या उनको शिरकत करनी है या नहीं करनी है। तो जिस तरीके से सोचा गया होगा कि किन लोगों की जरूरत है, उसी हिसाब से ये पैटर्न तय किया होगा। अब चूंकि नाराजगी तो होगी, हर किसी को बुलाया नहीं जा सकता है, लेकिन जिन लोगों को बुलाया गया है वो ये समझा जा सकता है कि मेजर पार्टीज है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस है। अगर उनको बुलाया गया है तो ये कहा जा सकता है कि मेजर पार्टीज को बुलाया गया। हालांकि हर्षवर्धन सिंह कह रहे थे कि जो यहाँ पे नॉन रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, उनके भी कुछ छोटे लीडर्स, या कहा जा सकता है कि जो बड़ी पार्टियों के लीडर नहीं है, उनको भी बुलाया गया है। वो जो है शिकायत उनकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही होगी कि किन मुद्दों पे बात होगी। क्या 370 और 35A पे बात होगी, या स्टैंड जो है पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, स्टेटहुड पे अगर नेगोशिएशन होगी, वो तो पहले ही तय किया गया है, वो तो पहले ही होम मिनिस्टर ने कहा है कि स्टेटहुड रेस्टोर किया जाएगा, आज नहीं तो कल किया जाएगा, वो कमिटमेंट है वहां पे। लेकिन साथ ही जो लद्दाख को अलग यूटी बनाया गया, जम्मू कश्मीर को अलग यूटी बनाया गया, क्या यहाँ के लोगों की ये भी डिमांड रहेगी कि इसको यूटी ना बनाया जाए, जिस तरीके से स्टेट थी उसी तरीके से स्टेट को वापस दिया जाए? और रिफत, तो ये तमाम अपनी हैं मांगे उन बैठकों में भी रख सकते हैं, अपने विचार और राय भी रख सकते हैं। नीरज, लेकिन आज जो इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ बैठक चल रही है, सबसे ज्यादा अहम मुद्दा क्या होगा? देखिए, 24 तारीख की बैठक से पहले सबसे अहम मुद्दा होगा कि जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हों। और हालात कैसे बेहतर हो? बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक पेंडिंग है जम्मू कश्मीर की, जैसा कि मैंने बताया कि खुद अमित शाह कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर को आने वाले दिनों में फ्लोर ऑफ द हाउस, संसद के अंदर, जब आपको याद होगा कि 5 अगस्त को धारा 370 हटाने को लेकर सरकार की तरफ से घोषणा की गई थी, तभी उन्होंने ऐलान किया था कि जम्मू कश्मीर को आने वाले वक्त में राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो राज्य का दर्जा कैसे दिया जाए, इन सब तमाम पहलुओं पे बातचीत होगी। परिसीमन का एक मसला है, कोरोना की वजह से परिसीमन की कवायद में देरी हुई है, इसलिए अगले मार्च तक होने की उम्मीद है। तो परिसीमन की रिपोर्ट पर भी चर्चा ज़रूर होगी कि कब तक हो सकता है परिसीमन, क्योंकि कवायद तो चल रही है, प्रोसेस चल रहा है। इसके अलावा जो विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से मांग है कि आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की बात सुने, तमाम लोगों की बात सुने, तमाम स्टेक होल्डर्स की बात सुने, उनकी बातों को कैसे सुना जाए, उनकी मांगों को कैसे माना जाए। और 5 अगस्त की तारीख प्रशांत अब नज़दीक आ रही है, 2 साल होने को है। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान भी बार बार इस मसले को उठाता है कि भारत सरकार ने गलत किया जम्मू कश्मीर से। हालांकि आंतरिक मामला है भारत का, तमाम विपक्षी पार्टियां भी मानते हैं कि जम्मू कश्मीर का मसला भारत का अंदरूनी मामला है और इस पर दूसरे देश को दखल देने का कोई अधिकार नहीं। तो प्रधानमंत्री की एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है कि जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर किया जाए, तमाम लोगों से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत किया जाए, और कोई भी जम्मू कश्मीर पे अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कोई ऐसी कवायद होती है कि जम्मू कश्मीर के बहाने भारत को कटघरे में खड़ा किया जाए, तो उसको खारिज करने के तौर पे भी इसे और ये तमाम वो मुद्दे हो सकते हैं जो उस चर्चा में विषय बनेंगे और इन पर हर राजनीतिक दल अपनी राय भी रखेगा। लेकिन प्रधानमंत्री आवास पर एक बेहद अहम बैठक इस वक्त। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली से। एलजेपी में मची हलचल से जुड़ी यह बैठक, क्योंकि चिराग पासवान ने दिल्ली में अपनी पार्टी की एक अहम बैठक आज बुलाई हुई है, तो वहीं दूसरी ओर उनके चाचा की ओर से पार्टी पर अपना दावा ठोक दिया गया है। चिराग पासवान ने लोकसभा स्पीकर से भी रिक्वेस्ट की है कि एक बार फिर से वो पुनर्विचार करें संसद में पार्टी दल के नेता के चयन को लेकर। लेकिन अपने अपने दावों के बीच अब एलजेपी के 2 गुट, जो चाचा और भतीजे के ही गुट हैं, आमने सामने हैं। कोई कानूनी लड़ाई की बात कह रहा है, कोई कह रहा है कि ज्यादातर लोग अब इनके साथ हैं। और ऐसे में जब दोनों ही खुद को पार्टी का असली नेता बता रहे हैं, तो इन नेताओं के बीच अब अपना अपना वर्चस्व जमाने की भी कवायद। और चिराग पासवान के गुट ने तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज अहम बैठक ही बुला दी है। चिराग पासवान ने तो यहां तक दावा किया है कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 90% से ज्यादा सदस्य इस वक्त भी उनके ही साथ मौजूद हैं।
चिराग पासवान ने बैठक में शामिल कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को पार्टी हित में काम करने की शपथ दिलाई। जीवन पार्टी के प्रति समर्पित रहूंगा तथा पार्टी के सिद्धांतों को आम लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा। मैं आजीवन दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और समाज के गरीब वर्ग के उत्थान के लिए संघर्ष करता रहूंगा। मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे दल को आघात लगे। नीरज, चिराग पासवान ने अहम बैठक दिल्ली में बुला ली है। सबसे प्रमुख मुद्दा क्या है आज जो चिराग पासवान की बैठक हो रही है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण संदेश इस बैठक से देने की ये कोशिश की गई है। शक्ति प्रदर्शन है एलजेपी, चिराग पासवान और रामविलास पासवान की जो एलजेपी है उसमें शक्ति प्रदर्शन देने की कवायद है पूरी तरह से। जिस तरह से पशुपति पारस गुट ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन भी कर लिया है। पशुपति पारस ने खुद को स्पीकर से संसदीय दल का नेता लोकसभा में घोषित करवा लिया। तो ये तमाम मसले हैं, तो अपने आप को शक्ति प्रदर्शन के तौर पे रखने की कवायद है। एजेंडा पे तो चर्चा होगी इस बैठक में, लेकिन पहले ही राष्ट्रीय कार्य समिति की तरफ से 5 सांसदों के अलावा दूसरे नेताओं को निष्कासित कर दिया गया है। और आने वाले वक्त में देखिए, चुनाव आयोग फैसला करेगा कि कौन सी एलजेपी असली होगी। आज की तारीख में अगर तकनीकी तौर पे बात करें तो चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में चिराग पासवान की एलजेपी ही असली एलजेपी है, क्योंकि ये 2019 में जो चुनाव हुआ था, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे चिराग पासवान, उसकी जानकारी चुनाव आयोग को दी गई थी। लेकिन अब पारस गुट ने भी अपना दावा चुनाव आयोग को किया है और खुद चिराग पासवान ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि अगर कोई दावा करता है तो उसको न माने और उनका पक्ष सुना जाए। देखिए, आने वाले वक्त में तय इस आधार पे होगा कि चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए कितना मेहनत ज़मीन पे करते हैं। इस तरह की कवायद तो चलती रहेगी आने वाले 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, लेकिन किस तरह से आने वाले वक्त में अपने आप को ज़मीन पे रखते हैं ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और जो हमें जानकारी मिली है प्रशांत की, यात्रा पे निकल सकते हैं, संघर्ष यात्रा के नाम से कोई यात्रा वो निकाल सकते हैं। अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यात्रा पे निकल सकते हैं 5 जुलाई से। यानी अब अपने वर्चस्व को लेकर ये लड़ाई कुछ इस तरह से भी आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। लेकिन दिल्ली में चिराग पासवान गुट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले ही उनके घर के बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ जुट गई। हाथ में बैनर पोस्टर लिए कार्यकर्ता चिराग पासवान के समर्थन में नारेबाजी करते रहे। इससे पहले चिराग पासवान ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की और अपने चाचा पशुपति पारस को लोकसभा में पार्टी का नेता बनाए जाने के फैसले पर फिर एक बार विचार करने की अपील की। चिराग पासवान इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को खत भी लिख चुके हैं और ये फैसला वापस लेने की अपील कर चुके हैं। जिस तरीके से उन्होंने पार्टी से निलंबित सांसदों को में से एक सांसद और मेरे चाचा आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को जिस तरीके से उन्होंने सदन में लोक जनशक्ति पार्टी का नेता उन्होंने स्वीकृत किया है, ये गैरकानूनी है, ये गलत है। ये हमारी पार्टी का संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता। हमारी पार्टी का संविधान, लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान स्पष्ट रूप से इस बात को कहता है कि लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, विधानसभा में हो, विधान परिषद में हो, एनी एक्टिविटी दैट टेक्स प्लेस इन द पार्लियामेंट और इन द असेंबली, वो हमारी संसदीय बोर्ड, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा ही स्वीकृत होने के बाद उसकी सूचना दी जाती है। इससे नीरज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। नीरज, शिकायत अपनी कर दी है, रिक्वेस्ट लोकसभा स्पीकर से कर दी है चिराग पासवान ने, आज पार्टी की अहम बैठक वो कर रहे हैं, इसके बाद अगला कदम चिराग पासवान का क्या? देखिए, स्पीकर के पास तो चिराग देर से पहुंचे, क्योंकि पहले पारस गुट के 5 सांसदों ने स्पीकर से गुहार लगाई थी कि उनके गुट को संसदीय दल के नेता के तौर पे उनकी तरफ से मान्यता दी जाए, और इसीलिए पशुपति पारस को स्पीकर ने मान्यता दे दी और इसीलिए चिराग पासवान थोड़ा वहां देर हुए। लेकिन चुनाव आयोग वो समय पे पहुंचे हैं। चुनाव आयोग में पारस गुट ने भी अपना दावा कर दिया। देखना होगा कि आने वाले वक्त में चुनाव आयोग क्या
बंगला जो कि चुनाव चिन्ह है एलजेपी का, उस चुनाव चिन्ह को फ्रीज करते हैं। हालांकि आने वाले वक्त में कोई चुनाव नहीं है, लेकिन अगर सुनवाई की नौबत आती है चुनाव आयोग के अंदर, तो फिर सिंबल को लेकर चुनाव आयोग को भी थोड़े वक्त के लिए कोई फैसला करना होगा या फिर सुनवाई को जल्दी पूरी करनी होगी। आज चिराग पासवान और कल भी चिराग पासवान की तरफ से दावा किया गया कि 90% कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो उनके पक्ष के साथ है, यानी चिराग पासवान की एलजेपी के साथ है, जबकि उधर एक नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन कर लिया गया। ये तो एक तरफ चिराग पासवान ने ये दावा कर दिया नीरज कि 90% लोग उनके साथ हैं, तो उधर दूसरी तरफ भी घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है। पशुपति पारस जो उनके अपने चाचा हैं, उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष चुने जाने के बाद ही पुरानी कार्यकारिणी को तुरंत भंग कर दिया, नई अस्थायी कमेटी बना दी उन्होंने। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो भी पदाधिकारी दिल्ली में जो बैठक हो रही है, यानी चिराग पासवान की इस बैठक में शामिल होगा, नियमों के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुरानी कमेटी जो लोक जनशक्ति पार्टी का पुराना कमेटी जो था, उसको आज पूरे कमेटी को, चाहे केंद्र की कमेटी हो, सेंट्रल कमेटी हो, स्टेट की कमेटी हो, सबको भंग कर दिया गया। और ये भी निर्देश दिया गया कि जो वो व्यक्ति जो पदाधिकारी थे लोक जनशक्ति पार्टी के, वो किसी दूसरे मीटिंग में यदि जाएंगे तो स्वतः वो पार्टी से निलंबित समझे जाएंगे। चिराग पासवान का दावा है कि उनके चाचा को संसदीय दल का नेता घोषित करना वैधानिक नहीं है, तो पशुपति पारस ने संसदीय दल के नेता चुने जाने के फैसले को पूरी तरह से सही बताया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के संविधान के मुताबिक चिराग पासवान ना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ना ही अब संसदीय दल के नेता हैं। वो हम लोग का वक्तव्य था उसको सही पाया गया और श्री चिराग पासवान जी को सदन के नेता के पद से हटा के और श्री पशुपति कुमार पारस जी को सदन का नेता नियुक्त किया गया। उसके संबंध में उन्होंने कल फिर इन लोगों ने चिराग पासवान जी के द्वारा आवेदन दिया गया कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने उस पर कल अपना रूलिंग दिया है कि देश का संविधान अलग है और पार्टी का संविधान अलग है। जो नियम का था उसके मुताबिक मेरा जो फैसला है, जो नोटिफिकेशन हुआ है, वो सही है। नीरज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। नीरज, उधर चिराग के चाचा पशुपति पारस ये कह रहे हैं कि कार्यकारिणी तो वो पहले ही भंग कर चुके हैं, ऐसे में जो चिराग एक बहम बैठक ले रहे हैं, फिर इसमें कौन शामिल हो रहा है और इसके मायने क्या हैं? देखिए, बहुत लोग ऐसे हैं जो कि पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो तो शामिल हैं इस बैठक में, जो आज की बैठक चल रही है चिराग पासवान के नेतृत्व में। रही बात पशुपति पारस के दावे की या चिराग पासवान के दावे की, देखिए दावे का फैसला पशुपति पारस भी नहीं करेंगे, चिराग पासवान भी नहीं करेंगे। दोनों के दावे का फैसला चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा कि पार्टी किसकी, अगर चुनाव आयोग आने वाले दिनों में कोई सुनवाई की तारीख तय करता है। लेकिन असल में किसकी ताकत ज़मीन पे होगी, ये तो चिराग पासवान और पशुपति पारस को तय करना होगा कि ज़मीन पे वो कैसे आने वाले वक्त में। पार्टी की लड़ाई तो चुनाव आयोग के भीतर चलती रहेगी, लेकिन अगर चिराग पासवान को एलजेपी पर अपना दावा पुख्ता करना है, भले ही कल की तारीख में पार्टी उनके नाम से रहे या पशुपति पारस के गुट के हवाले जाए उनकी असली एलजेपी, लेकिन चिराग पासवान क्या जगन की तरह, जिस तरह से जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में लड़ाई लड़ी और वाईएसआर कांग्रेस को स्थापित किया, क्या चिराग पासवान रामविलास पासवान की एलजेपी को आने वाले वक्त में स्थापित कर पाएंगे? ये सवाल होगा तब जबकि 6 सांसदों में से 5 सांसदों ने पारस गुट का रास्ता अख्तियार किया, उनके साथ में है। और भी कई बड़े चेहरे जो पार्टी के नाम है वो भी उस गुट के साथ है, लेकिन चिराग पासवान के साथ भी पार्टी के बहुत पदाधिकारी हैं। देखना होगा कि आगे की लड़ाई जो है वो कैसे जमीन पे लड़ते हैं और साथ ही साथ चुनाव आयोग की दहलीज पे लड़ते हैं। तो आगे की लड़ाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी एलजेपी के दोनों ही गुटों की।